नमस्कार दोस्तों, का फिर से स्वागत है आपका बिल्कुल नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अपाचे RTR 200 4 वैल्व के बारे में। और अपने सेगमेंट में यार एक बहुत ही केपेबल मोटरसाइकिल और बहुत ही वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल बनके सामने आती है, क्योंकि जिस तरीके के फीचर्स ये ऑफर करती है, फिर चाहे वो इसके एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक लीवर्स हो, चाहे इसके एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन हो, या हो इसका स्लीपर क्लच, वो इस कैटेगरी की शायद ही कोई और मोटरसाइकिल आपको ऑफर करेगी इस प्राइस रेंज के अंदर। तो अगर आप भी ऑन रोड 2 लाख रुपए के अंदर एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वाली मोटरसाइकिल परचेज करना चाहते हैं, तो ये मोटरसाइकिल एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन बनके आपके लिए सामने आ सकती है। और इसी के बारे में सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा SB TVS बनरघट्टा रोड बैंगलोर को, जिन्होंने मुझे मोटरसाइकिल दी रिव्यू करने के लिए। अगर आप भी बैंगलोर से हैं और TVS का कोई भी 2 व्हीलर आप परचेज करना चाहते हैं, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी, इनकी गूगल मैप लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब वापस आते हैं अपने वीडियो पर और बताते हैं आपको डिटेल में अपाचे RTR 200 4 वैल्व के बारे में। बात को शुरू करते हैं फ्रंट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्यारा तिरंगा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर यार एक स्मार्ट एक्स कनेक्ट की बैजिंग आपको मिल जाती है। काफ़ी शार्प से लुक्स है इस मोटरसाइकिल के, देखने में आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। यहाँ पर इसका जो फ्रंट फेंडर है उस पर भी आपको TVS रेसिंग की बैजिंग देखने को मिल जाती है। डुअल टोन फिनिश में मोटरसाइकिल आती है, ब्लू के साथ में आप रेड भी यहाँ पर कहीं कहीं देख सकते हैं। यहाँ पर आप ABS की बैजिंग भी देख सकते हैं, जिस पर नीचे लिखा हुआ है DC और RLP। यहाँ पर DC का मतलब है डुअल चैनल और RLP का मतलब है रियर व्हील लिफ्ट प्रोटेक्शन। तो पीछे वाला जो व्हील है वो आपका लिफ्ट ना हो ब्रेक को मारते वक्त, उसका भी प्रोटेक्शन आपको इस मोटरसाइकिल पर मिल जाता है। यहाँ पर सस्पेंशन आप देख सकते हैं फ्रंट में जो गोल्डन फिनिश में दिए गए हैं, और इसके बारे में मैं डिटेल में आगे बात करूंगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ टैंक की तरफ बढ़ेंगे, तो यार काफ़ी सुंदर सा स्कल्पटेड सा आपको टैंक यहाँ पर देखने को मिलता है, जिस पर RTR की एक काफ़ी बड़ी बैजिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ पर एक पूरा इस तरीके का एक सेक्शन दिया गया है जो ब्लैक में आता है, और यहाँ पर यार आपको RTR 200 का एक बैज देखने को मिलता है। काफ़ी बड़ी और चौड़ी सी ये टैंक आपको लगती है। जब आप यहाँ पर बैठ जाते हैं तो आपके जो पैर हैं बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर टक इन हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आप इसका जो फ्यूल टैंक का लिड है वो देखेंगे तो सेंटर में नहीं आता, थोड़ा सा राइट साइड की तरफ है, और ये भी एक काफ़ी बढ़िया टच देखने में लगता है। यहाँ पर आपको E20 की बैजिंग मिल जाती है। तो E20 फ्यूल ये मोटरसाइकिल सपोर्ट करती है। कुछ इस तरीके के आपको लुक्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको अपाचे की एक बैजिंग मिल जाती है स्टिकर के साथ में, और थोड़ा सा यहाँ पर एक अलग तरीके का टच आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाले जो फेंडर है ये दोस्तों यहाँ तक आता है पूरा, ताकि यहाँ पर इसके पीछे जो भी इलेक्ट्रिकल्स हो उनको ये छुपा ले। और यहाँ पर भी जिस तरीके का यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग टेक्सचर देखने को मिलता है, वही आपको यहाँ पर दिख जाता है। जो सीट है वो आपको स्प्लिट सीट मिलती है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। स्पेस भी एटलीस्ट जो राइडर है उसके लिए यहाँ पर यार काफ़ी स्पेशियस सीट दी गई है, और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है। मैंने इसको चला कर देखा, काफ़ी अच्छी ये सीट आपको फील होगी जब आप इस पर बैठेंगे। पिलियन के लिए ज़रूर ये थोड़ी सी छोटी फील हो सकती है, लेकिन काफ़ी फ्लैट सीट है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ऊंची भी सीट यहाँ पर दी नहीं गई है। इसके जो राइवल्स हैं उनसे ये सीट मुझे फिर भी बेहतर लगती है, खास तौर से NS 200 से। पीछे आपको मिल जाता है एक ग्रैब रेल। थोड़ी मुझे पर्सनली ये छोटी ही लगती है, क्योंकि जब आप इसको पकड़ते हैं यहाँ पर तो आपके जो हाथ हैं, हाथ का जो ये वाला सेक्शन है वो इस पर टकराता है। तो वो एक चीज़ है। एक सिंगल पीस ग्रैब रेल यहाँ पर दी गई है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर आपको मिलता है एक टायर हगर कुछ इस तरीके का, जिस पर आपको RTR की बैजिंग मिलती है। और यहाँ पर भी यार एक मडगार्ड दिया गया है, ताकि पानी कीचड़ की छींटें आपके सस्पेंशन तक ना पहुँचे। अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक बेली पैन भी आपको यहाँ पर लगा हुआ मिलता है कुछ इस तरीके का, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। साइड से ये आपको ब्लू कलर में मिलेगा, और यहाँ पर सेंटर में आपको ये ब्लैक में मिलता है। और यहाँ पर ठीक ठाक वेंट्स भी दिए गए हैं, ताकि हवा भी पास होती रहे और आपका जो इंजन है वो सारा प्रोटेक्ट भी हो सके। नीचे हालांकि अगर मैं यहाँ से दिखाना चाहूँ आपको, तो यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है। ये सिर्फ आपको साइड से या सामने से थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन इंजन को दे पाएगा। यहाँ पर आपको RTFI की बैजिंग मिलती है, विच मीन्स रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्शन। यहाँ पर आपको मिलता है एक ऑल LED हेडलाइट का सेटअप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मुस्टैच टाइप की जो LED DRL है वो आपको देखने को मिलती है कुछ इस तरीके की। काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी ब्राइट भी है। लो बीम पे आप जैसा देख सकते हैं कि इसका जो नीचे वाला सेक्शन है वो वाला लाइटन अप हो जाता है, कुछ इस तरीके का ये दिखाई देता है। अब इसको स्विच करता हूँ हाई बीम पर, तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी सारी लाइट्स, तीनों लाइटें DRL, नीचे वाला सेक्शन, ऊपर वाला सेक्शन सारा ग्लो हो गया है, और कुछ इस तरीके का दिखता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अच्छी खासी लाइट भी ये आपको रात में देता होगा। हालांकि रात में मैंने इसको चलाकर देखा नहीं है। कुछ इस तरीके की एक LED टेल लैंप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए काफ़ी खूबसूरत ये देखने में लगती है। ब्रेक दबने के बाद ये कुछ इस तरीके की आपको लगने वाली है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बल्ब टाइप इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं और इनको अभी तक TVS ने अपग्रेड नहीं किया है। एक शार्प सा लुक यहाँ पर आपको मिलता है और काफ़ी क्लियर सा ग्लास यहाँ पर दिया गया है। तो जब सारी चीज़ें अपग्रेड कर ही दी थी तो अगर इंडिकेटर भी अपडेट कर देते तो बढ़िया हो जाता। हाउएवर जो भी चीज़ें मोटरसाइकिल ऑफ़र करती है उसके बाद यार मुझे बहुत ज़्यादा इससे शिकायत करने का यार मन होता नहीं है। और फ्रंट से ये कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। ये इंजन 197.75 सीसी का एक ऑयल कूल इंजन है। 4 वाल्व हेड के साथ में आता है और आपको इसका हेड का कवर दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो रेड कलर का जो हेड का कवर है यहाँ पर दिया गया है। और इस मोटरसाइकिल पर यार आपको 3 राइडिंग मोड्स भी ऑफर होते हैं। पहला है स्पोर्ट मोड, दूसरा है अर्बन मोड और तीसरा है रेन मोड। तो जो पीक पावर है वो अपना स्पोर्ट मोड पर ये बनाती है। तो 20.8 PS का एक पीक पावर प्रोड्यूस करके देती है 9000 RPM पर और 17.25 न्यूटन का पीक टॉर्क बनाती है 7250 RPM पर स्पोर्ट मोड पर। अगर बात की जाए अर्बन और रेन मोड्स की तो इन दोनों ही मोड्स पर इस 17.3 PS का पीक पावर प्रोड्यूस करती है 7800 RPM पर और 16.51 न्यूटन का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है 5750 RPM पर। और यहाँ पर मैं इसका ऑयल कूलर भी आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का एक ऑयल कूलर मोटरसाइकिल पर दिया गया है। अब बहुत बड़ा नहीं है, 3 लाइन्स ही यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। बात की जाए गियर्स की तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके का एक गियर लीवर आपको मिल जाएगा स्पोर्टी टाइप का। अब दोस्तों यहाँ पर गियर्स की बात कर रहा हूँ तो बता देता हूँ कि यहाँ पर स्लिपर क्लच भी दिया गया है और इसको TVS बोलता है रेस ट्यून्ड स्लिपर क्लच। कुछ यहाँ पर आप इसकी बैजिंग भी देख सकते हैं और ये है इसका क्लच कवर। और अगर बात करूँ कि किस तरीके का ये परफॉर्म करता है, इसके गियर्स कैसे हैं और इसका क्लच कैसा है, तो यार बता दूँ बहुत ही एक सॉफ्ट क्लच आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसको चलाते वक्त यार बड़ी मज़ा आती है। जो गियर्स हैं इतने सॉफ्ट हैं, इतने बढ़िया तरीके से काम करते हैं कि कहीं भी कोई फंसाव बिल्कुल भी ज़रा सा भी आपको फील होता नहीं है। इस इंजन पर मिलता है आपको ग्लाइड थ्रू टेक। ग्लाइड थ्रू टेक में होता क्या है कि जब आप लोअर गियर्स पे गाड़ियों को उठाते हैं, आप ट्रैफिक जाम में फंसे हुए होते हैं और आपको गाड़ी को उठाना होता है तो आपको एक्सेलरेटर और क्लच के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन बनाना पड़ता है जिसकी वजह से आप गाड़ी को उठाते हैं ताकि गाड़ी स्टॉल होकर बंद ना हो। वो टेंशन आपको यार यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी की वजह से फर्स्ट गियर पे ये 7 km/h तक क्लच और एक्सीलरेटर का सिंक्रोनाइजेशन करे बगैर इसको उठा सकते हैं। सेकंड गियर पे 12 kmph तक और थर्ड गियर पे 17 kmph तक। तो जो ट्रैफिक के बीच में आपकी गाड़ी स्टॉल हो जाती है अक्सर, उसका टेंशन यहाँ पर आपको होगा नहीं। अब TVS क्लेम करता है कि स्पोर्ट मोड पर इसकी जो टॉप स्पीड है वो 127 km/h है और अर्बन या रेन मोड पर ये 105 km/h की टॉप स्पीड अचीव कर लेगी। अब यार बता दूं कि ये बहुत हाई रेविंग इंजन है नहीं, इसलिए थोड़ा सा अच्छा माइलेज भी आपको दे सकती है अगर आप उसको प्यार से चलाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि NS के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बेटर माइलेज आपको देने में सक्षम हो पाएगी। अगर राइट टेस्टेड माइलेज की बात करूं तो वहाँ पर इसको 41 km/L का माइलेज मिला था। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड रियल वर्ल्ड माइलेज की बात करूँ तो लगभग 35 से 38 km/L का माइलेज आप इससे शायद अचीव कर लें अगर आप इसको ठीक तरीके से चलाते हैं तो। और इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 12 लीटर की है और जो रिज़र्व में जो फ्यूल रहता है वो लगभग 2.5 लीटर इसका रिज़र्व में फ्यूल रहता है। अगर रेंज की बात की जाए तो 420 किलोमीटर की रेंज ये आपको दे सकती है 35 km/L के माइलेज के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन योर राइडिंग कंडीशंस एंड स्टाइल। और यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं कि अर्बन या रेन मोड पर ये थोड़ा आपको बेटर माइलेज दे पाएगी और अगर आप उसको स्पोर्ट मोड पर रखते हैं तो ऑब्वियसली पावर ज़्यादा मिलता है तो माइलेज थोड़ा सा कम हो सकता है आपको मिले वहाँ पर। अब दोस्तों थोड़ा सा इसके शैसी के बारे में बात करते हैं। और इस पर जो फ्रेम यूज़ किया गया है उसको TVS बोलता है डबल क्रेडल स्प्लिट सिंक्रो स्टिफ फ्रेम। और ये TVS मोटर्स की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है यार। और TVS क्लेम करता है कि इस फ्रेम की वजह से जो मोटरसाइकिल की स्टेबिलिटी है वो लगभग 25% से बढ़ जाती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं इसके सस्पेंशन की तरफ। तो प्रीलोड एडजस्टेबल सस्पेंशन रियर में तो यार आपने अक्सर सुना होगा, लगभग सारी गाड़ियों पर आजकल वो ऑफर होता है। लेकिन यहाँ पर यार फ्रंट सस्पेंशन भी प्रीलोड एडजस्टेबल है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको एडजस्ट करने का मैकेनिज्म दिया गया है। यहाँ पर अगर आप उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है और अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पर ये सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पर H और S लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो शोवा की तरफ से सस्पेंशन यहाँ पर दिया गया है। एक बढ़िया क्वालिटी का सस्पेंशन आपको यहाँ पर मिलता है और टेलीस्कोपिक वाला सस्पेंशन यहाँ पर यूज़ किया गया है। और मुझे यार लगता है कि USD फोर्क्स की कोई खास ज़रूरत वैसे भी होती नहीं है और उसकी जगह पर जो एडजस्टेबिलिटी का फीचर दिया गया है ये एक एडेड बेनिफिट के तौर पर सामने आता है। और यहाँ पर मिलती है आपको शोवा की ब्रांडिंग और ये थोड़ा सा गोल्डन कलर में सस्पेंशन आते हैं जो देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर आपको एक प्रोटेक्टर सा मिल जाता है जिससे कि धूल लक्कड़ या कंकड़ वंकड़ यहाँ पर इसकी जो ऑयल सील्स हैं उसमें ना लगे और जिसकी वजह से इसकी ऑयल सील जल्दी ख़राब ना हो। तो वो एक बढ़िया बात है। अब यार अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ चलूँ, एक मोनोशॉक यहाँ पर लगा हुआ है। हाउएवर मुझे नहीं लगता कि इसका जो प्रीलोड है वो एडजस्टेबल है क्योंकि यहाँ पर मैं कोई भी जो ग्रूव्स हैं वो देख नहीं पा रहा हूँ इसको एडजस्ट करने के लिए। तो वो एक बात ज़रूर है, इसको आप ध्यान रखें कि अगर आप पीछे वाला सस्पेंशन एडजस्टेबल चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। हाउएवर मुझे यहाँ पर लगता है कि रियर में भी एक एडजस्टेबल सस्पेंशन यहाँ
यहाँ पर TVS को देना चाहिए था। और बता दूँ कि रियर वाला सस्पेंशन भी शोवा की तरफ से आता है। बाकी दोस्तों फिलहाल सस्पेंशन की ट्यूनिंग कैसी है वो आपको बता देता हूँ कि काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग के साथ में आता है और एक ऐसी ट्यूनिंग यहाँ पर आपको मिलती है कि शहर में भी आपको चलाने में ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं, और जब इसको हाईवेज़ पर या हाई स्पीड पर चलाते हैं तो भी ये काफ़ी स्टेबल फील होगी आपको। अब यार थोड़े से डायमेंशंस की इसके बात कर लेता हूँ कि कैसा सा सेटअप एक यहाँ पर आपको मिलता है। तो अगर यार व्हील बेस की बात करूँ तो 1353 मिलीमीटर का एक व्हील बेस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, और जो सीट हाइट है वो 800 मिलीमीटर की सीट हाइट आपको मिल जाती है। आगे मैं बताऊँगा कि बैठने के बाद ये कितनी एक्सेसिबल इसकी सीट होती है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 मिलीमीटर का एक ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर मिलता है। तो ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस भी यार यहाँ पर दिया गया है, कोई दिक्कत आपको उसमें भी आने वाली है नहीं। और जो कर्व वेट है मोटरसाइकिल का यार 152 kgs का एक कर्व वेट लेकर ये मोटरसाइकिल आती है। काफ़ी ठीक ठाक पावर टू वेट रेशियो आपको इस मोटरसाइकिल पर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके ब्रेक की तरफ, लेकिन उससे पहले इसका एक और फीचर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर यार आपको मिल जाते हैं एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक लीवर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और सिल्वर फिनिश में यार आते हैं। काफ़ी सुंदर और काफ़ी स्पोर्टी देखने में ये लगते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि NS400G पर आपको एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक लीवर देखने को मिलते हैं, लेकिन 200 पर आपको देखने को नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पर एक 200 cc मोटरसाइकिल पर आपको ये वाला फीचर भी दे दिया गया है, और कुछ इस तरीके से 3 सेटिंग्स यहाँ पर दी गई हैं, 1, 2 और 3, जिन पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी उंगलियों के, हाथ के साइज़ के हिसाब से। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS एयर स्टैंडर्ड मिलता है, और वहाँ पर भी TVS ने एक और चीज़ ऐड की है जिसको बोलते हैं रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन। तो अगर आप कभी कस के आगे वाला जो ब्रेक है उसको मारते हैं ताकि आप स्टॉप ही मार सकें, पीछे का जो व्हील है उसको लिफ्ट कर सके, तो वो शायद इस मोटरसाइकिल पर अब पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि वो फीचर यहाँ पर दिया गया है जिससे कि रियर व्हील आपका उठे नहीं और किसी भी केस में किसी भी तरीके का एक्सीडेंट आपको फेस ना करना पड़े। एक बढ़िया सेफ्टी फीचर है, लेकिन वो लोग जो इसको लेके थोड़े से स्टंट्स करना चाहते हैं उनके लिए शायद ये उतना बढ़िया ना हो। अगर ब्रेक प्रोफाइल्स की बात की जाए तो यहाँ पे यार फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो 270 मिलीमीटर का एक पेडल डिस्क आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर एक 2 पिस्टन वाला कैलिपर यूज़ किया गया है। कोई भी ब्रांडिंग आपको इस पर देखने को नहीं मिलने वाली। अब यार रियर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 240 मिलीमीटर का एक पेडल डिस्क देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी। तो ठीक ठाक काफ़ी एक बड़ा पेडल डिस्क यहाँ पर भी यूज़ किया गया है, और यहाँ पर एक सिंगल पिस्टन कैलिपर का इस्तेमाल TVS ने किया है। और इस कैलिपर के ऊपर यार एक कवर भी यहाँ पर दिया गया है ताकि गंदगी वंदगी इसमें ज़्यादा अंदर ना जाए और आपके जो ब्रेक्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहें। तो यार इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ों पे TVS काम करता है मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। जो छोटे छोटे डिटेलिंग होती है उस पर जो काम करते हैं ये लोग, काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। और इंजीनियरिंग वाइज इंडिया का एक काफ़ी बढ़िया मोटरसाइकिल ब्रांड ये मुझे लगता है। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और दोनों ही जो व्हील्स हैं वो 17 इंच के आपको मिलने वाले हैं। जो अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है वो भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का एक काफ़ी सुंदर सा अलॉय व्हील आपको देखने को मिलता है, और वहाँ पर आपको TVS रेसिंग की जो बैजिंग है वो भी इस पर मिल जाएगी। अब इस मोटरसाइकिल पर आपको TVS के टायर देखने को मिलने वाले हैं। फ्रंट में आपको 90/90 सेक्शन का एक टायर देखने को मिलता है, और अगर बात की जाए रियर में तो यहाँ पर आपको 130/70 प्रोफाइल का एक टायर देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से। और अचंभे की बात यह है कि आगे यहाँ पर एक TVS का टायर लगा हुआ है, लेकिन पीछे यहाँ पर आप देख पाएंगे यूरो ग्रिप का एक टायर यूज़ किया गया है, क्योंकि पीछे आपको एक रेडियल टायर मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब यार एक चीज़ यहाँ पर बच गई जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, वो है इसका एग्जॉस्ट। और ये एक डुअल बैरल एग्जॉस्ट है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 2 बैरल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और इसी बात पर आपको सुनवाता भी हूँ कि किस तरीके का ये साउंड करता है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ जाता हूँ इसके हैंडल बार की तरफ, और दिखाते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है। तो कुछ इस तरीके का एक हैंडल बार आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लिप ऑन हैंडल बार्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, आप देख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो क्लिप ऑन्स है काफ़ी उठे हुए हैं, जिसकी वजह से राइडिंग पोजीशन आपको अच्छा मिलता है। यहाँ पर बहुत एक्सेसिव कमिटेड राइडिंग पोजीशन भी आपको यहाँ पर नहीं मिलता। इसी के साथ बात करूँ स्विच गियर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हाई बीम से लो बीम पर स्विच करने वाला बटन आपको मिल जाता है। फिर यहाँ पर आपको मिलता है इंडिकेटर का स्विच, और यहाँ पर आपको मिलता है हॉर्न। तो हॉर्न भी आपको सुना देता हूँ कैसा ये साउंड करता है। तो काफ़ी बढ़िया सा एक डुअल हॉर्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा, काफ़ी तेज़ ये साउंड करता है। और यार यहाँ पर मौजूद है इसकी पास लाइट का स्विच, येलो कलर में आता है। और यहाँ पर यार एक आई बटन भी दी गई है जो आपको इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल की जानकारी देखने के लिए मदद करेगी। यहाँ पर आपको मिलता है इंजन किल स्विच कुछ इस तरीके से, और इससे आप इसकी हेडलाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जो DRL है वो हमेशा जलती रहती है। ये है इसका स्टार्टर स्विच, जो मैंने आपको बताया था कि फेदर टच स्टार्ट के साथ में आता है। यहाँ पर एक मोड की बटन भी दी गई है जो आपको इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बाकी सारे फीचर्स के बीच में नेविगेट करने में हेल्प करेगी। तो इसी के साथ में दोस्तों आ जाते हैं इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल के ऊपर, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छी लगती है, और जो
बहुत अच्छी तरीके से ये रीडेबल भी है। तो मुझे यार बहुत ही अच्छे इंस्ट्रूमेंट कंसोल लगते हैं टीवीएस के। तो जब इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर लिख कर आता है गियर अप, और यहाँ पर जो रेसिंग फ्लैग्स हैं वो बनकर आते हैं, और यहाँ पर आ जाता है हाई अपाचियन। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अर्बन मोड लिख कर आ रहा है। उसके ठीक नीचे 36 किलोमीटर पर आवर की जो इसकी एवरेज स्पीड है वो दिख रही है इस वक्त, और यहाँ पर आपको दिखता है इसका टाइम। ऊपर आता है यहाँ पर फ्यूल गेज, और ऊपर आता है टैकोमीटर। यहाँ पर आप देख पाएंगे ट्रिप एफ लिख कर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ट्रिप एफ तब एक्टिवेट होता होगा जब आपकी गाड़ी रिजर्व में आ जाती है। सिमिलर सा एक फीचर आपको रॉयल एनफील्ड पर भी मिलता है। यहाँ पर जो 2 बटनें हैं उनको मैं दबा कर देखता हूँ, एक M की है और एक S की है। तो दबा कर देखता हूँ कि यहाँ पर क्या देखने को मुझे मिलता है। तो मैंने M दबाया तो यहाँ पर लैप टाइमर मोड आ गया है, और यहाँ पर लैप लिख कर आ रही है। ये मैंने बताना भूल गया कि यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आपको दिखता है। इधर आपको गियर्स दिखाई देंगे। या ब्लूटूथ का साइन बन के आया है तो इसको आप अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी मोबाइल की साइड डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देंगी, जो कॉल्स मैसेज के नोटिफिकेशन होते हैं, कॉल आंसर करना या रिजेक्ट करना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी। इसी के साथ जो मोबाइल का बैटरी और सिग्नल स्ट्रेंथ होता है वो भी दिखाई देता है। अब यहाँ पर आप जैसा कि आप देख सकते हैं लैप 1 और लैप 2 का सारा जो टाइम है वो दिखा रहा है। और फिर से दबाता हूँ तो यहाँ पर आ गया है हाई स्पीड मोड, और इसके बाद मैं फिर से एक बार दबाता हूँ तो 0 to 60 दिखाने लग रहा है कि कितने सेकंड्स में किया गया है। इसके बाद दोबारा से एवरेज स्पीड आ जाती है। एक बार एस की बटन दबाता हूँ, देखता हूँ एस की बटन दबाने पर यहाँ पर लिख के आ गया नेक्स्ट सर्विस। तो नेक्स्ट सर्विस कब ड्यू है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। और फिर से एवरेज स्पीड आ गया है, यहाँ से और ज़्यादा चीज़ें नहीं आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है सेट MPH मोड, यानी कि किलोमीटर्स पर आवर से आप इसको MPH पर माइल्स पर आवर पर भी सेट कर सकते हैं। फिर ब्लूटूथ पेयरिंग मोड आ गया है, क्लॉक सेटिंग्स आ जाती हैं। तो बहुत सारे यार चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। 4 बटन टोटल मिलते हैं आपको, 2 यहाँ पर मौजूद है और 2 यहाँ पर मौजूद है हैंडल बार पर, जिसको यूज़ करके आप इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल को ऑपरेट कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों जैसे मैंने बताया कि आप इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में कुछ और भी फीचर्स ये आपको दिखाता है, जैसे कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। उसी के साथ आपको रेस टेलीमेट्री मिलती है, जहाँ पर अगर आप इसको रेस ट्रैक पर ले जा रहे हैं तो उसके बहुत सारी चीज़ें आपको ये बताता है। और एक लीन एंगल मोड भी आपको यहाँ पर मिलता है, जो आपके फ़ोन के जायरोस्कोप सेंसर को यूज़ करके आप कितना लीन हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाता है। जब आप रेस ट्रैक पर जाते हैं तो काफ़ी लीन आपको करना पड़ता है मोटरसाइकिल को, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर वो बताएगा। इसी के साथ एक क्रैश अलर्ट मोड आता है, जो अगर आप किसी क्रैश के टाइम पर इस आई बटन को दबाते हैं तो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को वो एक नोटिफिकेशन भेज देता है। इसके अलावा इस पर आपको एक लो फ्यूल अलर्ट भी मिलता है, जिसकी मदद से अगर आपका जो फ्यूल है वो लो हो चुका है, यहाँ पर लो फ्यूल वार्निंग लैंप जल चुकी है, उसके बाद में अगर आप इस आई बटन को दबाएंगे तो जो नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन है उसका नेविगेशन आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिखने लगेगा। तो ये सारे काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स आपको इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर मिल जाते हैं। और अगर रीडेबिलिटी वाइज बात करूँ तो काफ़ी अच्छी तरीके से रीडेबल है। धूप होती है तब भी कोई इशू यहाँ पर आपको फेस होता नहीं, काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसको रीड कर पाते हैं। काफ़ी ईजी टू रीड एक इंस्ट्रूमेंट कंसोल टीवीएस ने यहाँ पर दिया है। यहाँ पर एक RPM लिमिटर की जो लाइट है वो भी आपको मिल जाती है। तो इसी के साथ ये सारी चीज़ें मोटरसाइकिल के बारे में शायद बता चुका हूँ आपको। और अब आते हैं कैमरे के उस तरफ और बताते हैं कि किस तरीके की एक राइडिंग पोजीशन और सीट हाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ओके दोस्तों, तो आ चुके हैं गाड़ी के ऊपर, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो सीट हाइट है वो लगभग 800 मिलीमीटर के आसपास की है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पैर लगभग बिल्कुल आराम से ज़मीन तक पहुंच जाते हैं, कोई उसमें इशू आता नहीं है। और मेरी जो हाइट है 5 फीट 11 इंच के आसपास की है, और किसी भी तरीके की दिक्कत मुझे यहाँ पर महसूस नहीं हो रही है पैरों को नीचे रखने के लिए। जो फुटरेस्ट की पोजीशन है वो ज़रूर थोड़ी सी मीडियम सेट है, जिसकी वजह से ये जो फुटरेस्ट है ये आपके पैरों में लगते हैं कुछ इस तरीके से। जब आप गाड़ी को आगे पीछे इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ये लगते ज़रूर हैं, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल इस तरीके से मुड़ जाते हैं, आप देख पा रहे हैं, तो जब भी ये अटकेंगे तो इस तरीके से ये मुड़ भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से आपके पैरों में कोई चोट लग जाए, वो बिल्कुल भी इशू आपको यहाँ पर फेस नहीं होगा। अब दोस्तों जब आप इसको यहाँ पर पैर को यहाँ पर रखेंगे तो बड़ी ही आराम से बहुत ही अच्छी तरीके से आपका जो नी है, आपका जो पैर है वो यहाँ पर टक इन हो जाता है, और ये काफ़ी अच्छा एक राइडिंग पोजीशन बन के आपको सामने आएगा। बात कीजिए हैंडल बार्स की, तो हैंडल बार्स ज़रूर थोड़ा सा आगे की तरफ है और थोड़ा सा एक कमिटेड राइडिंग पोजीशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। हाउएवर उतना कमिटेड भी नहीं है, थोड़े से ये ज़रूर उठे हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये ऊपर रहता है। लेकिन क्योंकि ये स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है तो उस लिहाज से ज़रूर आपको एक राइडिंग पोजीशन आपको मिलने वाला है कमिटेड वाला, और आप थोड़ा सा हमेशा आगे की तरफ ही लीन रहते हैं, तो वो एक बात ज़रूर है। अब दोस्तों जब आप इस मोटरसाइकिल पर बैठते हैं तो राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक काफ़ी चौड़ा सा फ्यूल टैंक दिखाई देता है, जो एक काफ़ी अच्छा लुक राइडर को देता है। और यहाँ पर आपको दिखाई देता है इंस्ट्रूमेंट कंसोल, हालांकि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई विंड स्क्रीन मौजूद नहीं है जो आपको थोड़ा सा भी विंड प्रोटेक्शन दे पाए।
इसके बाद अगर मैं थोड़ी सीट की बात करूँ तो सीट बहुत लंबी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पर नहीं मिलता, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी है, पर थोड़ा बहुत मूव अराउंड करने के लिए जगह आपको मिल जाएगी। और सीट का जो टेक्सचर है काफ़ी अच्छा है और जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। कुशनिंग थोड़ा सा हार्डर साइड पर है, लेकिन ऐसी भी हार्ड नहीं है कि आपको परेशानी हो इसके साथ में। तो अगर आप लंबी दूरियाँ भी इसके साथ चलना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चल सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ्यूल टैंक, बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है और ठीक ठाक रेंज भी आपको ये गाड़ी दे देगी। अब दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस गाड़ी के बारे में लगभग सारी डिटेल्स मैंने कवर कर दी हैं। अगर बात की जाए कलर्स की तो 3 कलर्स में यार मोटरसाइकिल ऑफर होती है। ये है इसका मैट ब्लू कलर, इसके अलावा एक ग्लॉस ब्लैक कलर आता है और एक पर्ल वाइट कलर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। बात की जाए इसके प्राइस की तो बेंगलोर में इसका एक शोरूम प्राइस लगभग 1,45,000 रुपये के आसपास है, जो मुझे लगता है इसके कॉम्पिटिटर से काफ़ी कम है। और ख़ासतौर से मैं NS 200 की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस पर आपको मिलती है, पर ये लगभग 1,45,000 रुपये के आसपास एक शोरूम प्राइस पर आपको मिल जाएगी। और यही प्राइसिंग और जो फीचर्स हैं जो बाकी गाड़ियों में आपको नहीं मिलते, वो इसको एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल बना देते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैंने इनकी वेबसाइट पर भी देखा था कि अगर आप तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या गुजरात से हैं तो इन चारों स्टेट्स में अगर आप इस मोटरसाइकिल को परचेज़ करते हैं तो आपको TVS का एक्सपोर्ट हेलमेट कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है। तो जो स्क्रीनशॉट है वेबसाइट का वो मैं यहाँ पर कहीं पर लगा दूंगा ताकि आप उस चीज़ को भी देख पाएँ। उम्मीद है वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।